हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म नीट विद्यालय पर। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जीओसी का लेक्चर नंबर सेकंड। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने बात की थी कि रिएक्शन क्या होता है, पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना। और फिर हम लोग ने बात किया था कि रिएजेंट क्या होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सबस्ट्रेट है, कौन रिएजेंट है, रिएजेंट कितने टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। इस पर पूरा बेस्ड था हमारा पिछला वाला लेक्चर। इलेक्ट्रोफाइल किसे बोलते हैं? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता हो। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने टाइप के होते हैं वो भी हमने बता दिया, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसे हम लोन पेयर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल वो है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, वहां अप्रोच करता है, वहां अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। दूसरा रिएजेंट था हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किसे बोलते हैं? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, जो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट मॉलिक्यूल हो, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल हो, जो कम से कम एक लोन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके। न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये जो रिएक्शन हम लोग देखते हैं कि रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है जिसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ये इतनी भी सिंपल नहीं होती है, इसके बीच में बहुत सारा फिनोमिना होता है, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। जैसे हमने आपको बताया था, बॉन्ड का टूटना जरूरी है, बॉन्ड पहले टूटेगा। बॉन्ड बना किससे होता है? इलेक्ट्रॉन से। तो जब बॉन्ड टूटते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो उनका ट्रांसफर होगा, उनका मूवमेंट होगा। बीच में कोई ट्रांजिशन स्टेट आएगा, हो सकता है इंटरमीडिएट बने भी और इंटरमीडिएट ना भी बने, फिर कहीं जाकर के प्रोडक्ट बनता है। यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में बहुत सारी फिनोमिना होती हैं, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। तो स्टेप वाइज डिटेल में जब हम किसी रिएक्शन की स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। आज इसी रिएक्शन मैकेनिज्म को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो जानेंगे और उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जीओसी में। देखो भाई, जीओसी मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में भी आपको समझाया था कि पूरी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर है, बेस है। अगर जिस तरीके से मैं ऑर्गेनिक पढ़ाता हूं, अगर आप बने रहेंगे शुरुआत से बिल्कुल जीओसी में पहले लेक्चर्स अगर साथ में बने रहेंगे, यकीन जानिए आपकी ऑर्गेनिक बहुत परफेक्ट हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। और आप अलग से कोई रिएक्शन अगर आपको मिलता है और जिसे आपने कभी नहीं देखा है अपने सामने, और कंडीशंस वगैरह आपको पता है, रिएजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मालूम है, तो फिर आप उस रिएक्शन को आराम से कर सकते हैं। हर एक रिएक्शन को रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे आपसे कहा कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, डेफिनेशन लिख रखी है, डिटेल एंड स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन। जिस रास्ते से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, छोटे छोटे पॉइंट्स को जानना, उसको समझना, इसी को रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। यानी रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से एक बीच में आता है ट्रांजिशन स्टेट, या तो इंटरमीडिएट भी बन सकता है। सभी रिएक्शन में इंटरमीडिएट बने ऐसा जरूरी नहीं। इंटरमीडिएट क्या होते हैं? इंटरमीडिएट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनने वाला एक ऐसा अनस्टेबल स्पीसीज होता है, अनस्टेबल स्पीसीज, जिसे हम जल्दी आइसोलेट नहीं कर सकते। यानी मैक्सिमम रिएक्शन के केस में हम इंटरमीडिएट को आइसोलेट नहीं कर सकते। कहने का सेंस है, आइसोलेट का मतलब है कि इंटरमीडिएट को हम एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं कर सकते। वो बीच में कब बना कब नहीं, उससे मतलब नहीं होता है, वो लास्ट में प्रोडक्ट पर रुकता है। यानी हम रिएक्शन को इंटरमीडिएट पर रोक नहीं सकते। ठीक है, ये कहने का सेंस है। इंटरमीडिएट एक अनस्टेबल स्पीसीज होता है। हम जीओसी में ही पढ़ेंगे इंटरमीडिएट कितने टाइप के होते हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, ठीक है, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, इसी जीओसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कहीं जाकर के वो किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो रिएक्शन ऐसे चल रही होती है। ठीक है, हो सकता है कि रिएक्टेंट से डायरेक्ट भी प्रोडक्ट बन रहा हो, बीच में इंटरमीडिएट ना भी बने। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब इस मैकेनिज्म को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर है? पहला फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट, कह सकते हैं,
या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, क्योंकि यहीं से दो बात स्टार्ट हुई। रिएक्शन की स्टार्टिंग यही तो है, बॉन्ड का टूटना। बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, उनका ट्रांसफर होगा। दूसरा क्या है जो कि हम लोग पहले लेक्चर में ही पढ़कर के आ रहे हैं, नेचर ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट का नेचर बहुत हद तक अफेक्ट करता है कि रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसी होगी। इलेक्ट्रोफाइल होगा तो कैसा मैकेनिज्म फॉलो करेगा रिएक्शन, और न्यूक्लियोफाइल है तो कैसा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। रिएजेंट के बेस पर बहुत सारी रिएक्शन डिफाइन होती हैं। ईएसआर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एनएआर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एनएसआर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यानी इस रिएजेंट के बेस पर बहुत सारी मैकेनिज्म डिसाइड होती है, ठीक है। और जो तीसरा फैक्टर है वो है क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन कितने टाइप के होंगे, रिएक्शन कितने टाइप के होंगे। जैसे भी मैंने आपको गिनाई दिया, एडिशन रिएक्शन भी होता है, सब्स्टिट्यूशन भी होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन भी होता है, कई टाइप के रिएक्शन होंगे, सब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, नेचर ऑफ रिएजेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जब होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे होंगे, यानी जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, तो बहुत सारा इफेक्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे हमें जीओसी के अंदर पढ़ना है। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे हम लोग आई इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, आई इफेक्ट। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, रेजोनेंस बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है, या इसी को मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। आपके लिए दोनों लगभग सेम है, रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट। आप इसे आर और एम इफेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ठीक है, इसे हम एच इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और लास्ट हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। ये जो शुरुआत के तीन मैंने लिखे हैं, ये तीनों होते हैं परमानेंट इफेक्ट, ये परमानेंट होता है। और ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ये एक ऐसा इफेक्ट है जो कि टेम्परेरी इफेक्ट है, टेम्परेरी इफेक्ट। अब परमानेंट इफेक्ट और टेम्परेरी इफेक्ट क्या होता है, देखो, ऐसे इफेक्ट जो किसी रिएजेंट के आने की वजह से लग रहे हो और रिएजेंट के चले जाने की वजह से वो इफेक्ट भी हट जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेरी इफेक्ट, जो कि इलेक्ट्रोमेरिक है। जब इलेक्ट्रोमेरिक पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई टेम्परेरी इफेक्ट क्यों है। और ये जो आई इफेक्ट है, रेजोनेंस है और मीजोमेरिक या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, इसका रिएजेंट से कोई लेना देना नहीं है। रिएजेंट रहे या ना रहे, अगर वो कंडीशन पाई जा रही है, उनके इफेक्ट वाली कंडीशन पाई जा रही है, जिस कंडीशन से आई इफेक्ट लगता है, जिस कंडीशन से रेजोनेंस काम करता है, जिस कंडीशन से हाइपर कॉन्जुगेशन काम कर रहा है, तो वो करेगा, हमेशा काम करेगा। रिएजेंट के आने और जाने से इन पर कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि रिएजेंट आया तो ये इफेक्ट लगा, रिएजेंट जब चला गया तो ये इफेक्ट भी हट गया, ठीक है, ऐसा नहीं है। एक बार ये इफेक्ट काम कर गया तो करेगा ही हमेशा, वो कंडीशन मिल गई तो हमेशा इफेक्ट काम करेगा। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, परमानेंट, और इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, टेम्परेरी इफेक्ट बोलने वाले हैं, ठीक है। इसमें से रेजोनेंस इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैक्सिमम केसेस में रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट काम करता ही करता है भाई। आगे चल करके बहुत कंफ्यूजन होते हैं, बहुत सारे बच्चे 11th में पढ़े रहते हैं, 12th में जाकर के भूल जाते हैं। तो जब रिएक्शन, क्योंकि ऑर्गेनिक का मोस्टली पोर्शन जो है आपका वो 12th में ही है, 12th में ही सबसे ज्यादा चैप्टर है, हेलोल्केन वाला चैप्टर है, और आपके पास एल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर है, कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, एमाइंस है। तो ऑर्गेनिक का मोस्टली पोर्शन जो है वो 12th में। तो फिर जब वहां रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाया जाता है तो बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है, क्योंकि बच्चे के दिमाग से जीओसी उतर चुका होता है। इसलिए इसको अपने दिमाग से उतरने नहीं देना है, बहुत कायदे से पढ़ना और एक साथ पढ़ना है पूरी ऑर्गेनिक, जैसे जैसे चल रहे हैं चलते चलेंगे साथ में, ठीक है, क्योंकि इसका यूज बहुत होगा जब हम कोई रिएक्शन पढ़ेंगे और उसकी मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग किससे, आई इफेक्ट से, कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है।
इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है पहले उसको देखते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट वही है, इट इज परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। अब जानते हैं कि आई इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है, क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। देखो इसमें क्या होता है कि पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडक्टिव इफेक्ट में बेसिकली जनरली सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है। ये भी बात समझने वाली है कि पार्शियल डिस्प्लेसमेंट का क्या मीनिंग है। देखो दो तरीके का ट्रांसफर होता है, दो तरीके का डिस्प्लेसमेंट है इलेक्ट्रॉन का, एक कंप्लीट है एक पार्शियल है। कंप्लीट का मतलब होता है कि एक ऑर्बिटल से निकल करके दूसरे ऑर्बिटल में चला जाए, पूरी तरीके से ट्रांसफर हो जाए, उसे कंप्लीट ट्रांसफर बोलेंगे। लेकिन आई इफेक्ट में क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन यानी सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उसे सिग्मा इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, वो उसका सिर्फ पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि ऑर्बिटल से, एक एटम के ऑर्बिटल से निकल करके दूसरे एटम के ऑर्बिटल में नहीं जाने वाला है, बल्कि क्या होगा, एक एटम की जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो उसको स्लाइटली अपनी तरफ खींच लेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को स्लाइटली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसे बोलेंगे पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, यानी एक एटम से थोड़ा दूर चला जाए और एक एटम के थोड़ा नजदीक चला है, लेकिन हां किसी के ऑर्बिटल में से निकलेगा नहीं और किसी दूसरे एटम के ऑर्बिटल में जाएगा नहीं। इसी को बोलते हैं पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। जब कंप्लीट ट्रांसफर होता है तो एक ऑर्बिटल से निकल करके पूरी तरीके से दूसरे एटम के ऑर्बिटल में चला जाता है, उसे कंप्लीट ट्रांसफर बोलते हैं। तो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन along the कार्बन चेन, ठीक है, along द कार्बन चेन, कार्बन चेन में ये डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इसमें दो बातें होंगी, या तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा या तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन रिपल किया जाएगा। सिग्मा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट, सिग्मा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट सिग्मा इलेक्ट्रॉन और रिपेल सिग्मा इलेक्ट्रॉन बाई एनी एटम और ग्रुप। कोई ग्रुप लगा हुआ है या कोई एटम लगा हुआ है, उसके जरिए से सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना या सिग्मा इलेक्ट्रॉन को रिपल कर देना। अट्रैक्ट का मतलब अपनी तरफ खींचना, रिपल करने का मतलब है अपने से दूर कर देना। इसी टर्म को हम लोग आई इफेक्ट बोलते हैं। कोई एटम या ग्रुप कार्बन की चेन में ऐसा लगा होगा जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करेगा, यानी रिपल करेगा। इसी टर्म को हम लोग आई इफेक्ट बोलने वाले हैं। अभी एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तभी तो ये काम हो सकता है। एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, ज्यादा वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जब कम होगा तो अपने से रिपल करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेस पर ही आई इफेक्ट काम करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। जैसे कार्बन से फ्लोरीन लगा हुआ है तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो कार्बन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। और अगर कोई ऐसा एटम या ग्रुप लगा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो अट्रैक्ट ना करके बल्कि क्या काम करने वाला है, रिपल करने वाला। अब रिपल और अट्रैक्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो आपको मैं समझाता हूं। जैसे दो केस मैं बनाने चल रहा हूं। पहला देखिए, केस नंबर फर्स्ट। मान लीजिए एक चेन है कार्बन की और इससे कोई एटम या ग्रुप अटैच है Z। यहां पर Z क्या है, कोई एटम हो सकता है या कोई ग्रुप लगा हो सकता है, एटम का कोई ग्रुप लगा हो सकता है। तो कार्बन और Z सिग्मा बॉन्ड से अटैच हैं। यहां पर मैं कंडीशन ये लगा रहा हूं कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Z इज ग्रेटर देन कार्बन, Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.5, यानी इसी से हमें कंपेयर करना है 2.5 से। तो 2.5 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कोई एटम लगा हुआ है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कोई एटम लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाएगा। तो जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो Z पर आएगा पार्शियली निगेटिव और कार्बन पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब ये पार्शियली चार्ज का मीनिंग क्या होता है, पार्शियली चार्ज इसीलिए आ रहा है क्योंकि पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है।
कंप्लीट निगेटिव कंप्लीट पॉजिटिव तब आता है जैसे सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और क्लोरीन ने उसी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तब बनता है NaCl, Na+Cl-। ये कब हुआ? ये तब हुआ जब सोडियम ने अपना पूरा एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट कर दिया और क्लोरीन ने उस एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लिया, तब आता है पूरा चार्ज, कंप्लीट चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर स्लाइटली खींच गए हैं Z की तरफ, Z अपनी तरफ खींच लिया है स्लाइटली, तो स्लाइटली अट्रैक्ट हो गए, इसलिए पार्शियली निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है, इसलिए Z पर निगेटिव आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो गया है Z की तरफ। अच्छा, कार्बन की तरफ से हल्का सा निकल गया है, इसलिए वहां पर हम क्या दिखा रहे हैं, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ध्यान में रखना है, ये पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है, कंप्लीट नहीं। कार्बन के इलेक्ट्रॉन Z में नहीं गए हैं, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है, ये बॉन्डिंग, ठीक है, बस स्लाइटली Z की तरफ ज्यादा हो गए हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड Z की तरफ ज्यादा चला आएगा और उस पर पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसी को बोलते हैं हम -I इफेक्ट। यानी इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है, एक -I होता है और दूसरा केस नंबर सेकेंड, ठीक है। इसी का उल्टा कर दिया जाए, कार्बन और Z आपस में जुड़े हुए हैं, अब मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन की ज्यादा है Z से, या मैं इसी को इस स्टेटमेंट में बोलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि Z की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से कम है। तो Z क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करेगा, किधर की तरफ, कार्बन की तरफ, तो कार्बन पर आएगा पार्शियली निगेटिव और Z पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव। तो ये जो I इफेक्ट चल रहा है वो Z पर बेस्ड है, कार्बन चेन से Z अटैच है, Z कोई एटम या ग्रुप है, अगर Z उन इलेक्ट्रॉन्स को, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, खींचता है अपनी तरफ, तो उसे हम -I इफेक्ट कहेंगे। और वही Z जब इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करेगा, रिपल करने का काम करेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं +I इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का, एक -I और दूसरा +I, ठीक है। तो ध्यान में रखना, अब इसको अपने लैंग्वेज में दिमाग में बैठाओ, जैसे हम -I और +I का यूज कर सके। -I क्या होता है, -I ग्रुप कौन होते हैं, या -I इफेक्ट कब हुआ, जब Z इलेक्ट्रॉन को खींचा अपनी तरफ, अट्रैक्ट किया, और जब Z अपने से दूर कर दिया, जब अपने से दूर करेगा तो +I, अपने पास ले आएगा तो -I, ठीक है। अब इसी पर हम कुछ पॉइंट्स और बनाते हैं, जैसे हमें इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चन लगाने में हमको हेल्प करेगा। इसे एक बार नोट कर लीजिए, अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है करिए। आइए हम लोग बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स, ठीक है, आई इफेक्ट को लेकर के। पहला पॉइंट तो यह है कि अगर Z की जगह पर हाइड्रोजन आ जाए, सपोज Z की जगह पर अगर हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन से कोई इफेक्ट नहीं माना जाएगा, ना तो +I ना तो -I, क्योंकि Z की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ना तो इतनी ज्यादा है। देखो हमें कंपेयर किससे करना है, कार्बन चेन में लगा है, तो हमेशा कंपैरिजन कार्बन से करना है। कार्बन यानी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, हमेशा कंपैरिजन कार्बन से होगा। तो अगर कार्बन के कंपेयर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो तो -I हो जाएगा, और अगर कार्बन के कंपेयर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो +I हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना तो बहुत कम है, ज्यादा तो है ही नहीं, लेकिन बहुत कम भी नहीं है, कार्बन के बिल्कुल आसपास की है। देखो H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो 2.1 होती है, 2.1 बिल्कुल कार्बन के आसपास की है। कार्बन और हाइड्रोजन बिल्कुल सिमिलर एटम है ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो इसलिए हाइड्रोजन की तरफ से कोई इफेक्ट नहीं माना जाता है। बाकी +I -I पहचानना बहुत सिंपल है, हमें हमेशा कंपैरिजन कार्बन के कंपेयर में करना है, क्योंकि हम कार्बन चेन के बारे में बात कर रहे हैं। कार्बन से जो जुड़ा हुआ एटम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई तो -I और कम हुई तो +I, ठीक है। दूसरा देखो, अगर Z की जगह पर कोई भी एल्काइल ग्रुप आ जाए, कोई भी एल्काइल ग्रुप, ठीक है, आईपीएससी वगैरह में सब इसीलिए आपको पढ़ा दिया गया है। एल्काइल ग्रुप यानी जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, ठीक है, ये सब एल्काइल ग्रुप अगर आ गए
तो हम इसका कौन सा इफेक्ट कंसिडर करेंगे? प्लस आई इफेक्ट आपको कंसिडर करना है, प्लस आई इफेक्ट कंसिडर करना है, क्योंकि कार्बन की चेन जब ज्यादा होगी तो क्योंकि ये सब बल्की ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप क्या है? बल्की ग्रुप है। कार्बन कार्बन इसमें प्रेजेंट है, कार्बन अगर ज्यादा प्रेजेंट है, जैसे 1 है 2 3 4, ठीक है, तो वो सब क्या काम करते हैं? वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वो रिपल करेंगे। बल्की ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को जो दूर करता है वो क्या काम करता है? प्लस आई का काम करता है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट ये है कि सपोज दैट, जैसे मान लेते हैं कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है और यहां इससे कोई Z लगा हुआ है और ये Z माइनस आई वाला है। तो माइनस आई का मतलब क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो Z पर पार्शियली निगेटिव और इस वाले कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव। लेकिन जैसे इस चेन में हम Z से दूर जाएंगे, देखो ये वाला कार्बन एटम Z से डायरेक्ट कनेक्ट है, लेकिन इस वाले कार्बन एटम की बात करें तो ये तो Z से दूर हो गया है, तो जितना पावर Z इस पर लगा रहा था इस पे तो नहीं लगा पाएगा, तो हम कहेंगे इस पर जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा वो थोड़ा सा और कम हो गया। ठीक है, तीसरे कार्बन तक जाएंगे तो ट्रिपल पार्शियली पॉजिटिव, मतलब कि इसका अफेक्ट, Z का जो इफेक्ट लग रहा है कार्बन पर वो कम होता जा रहा है, और चौथे कार्बन तक जाते जाते हम इसको 0 मान लेंगे, यानी चौथे कार्बन तक जाते जाते आई इफेक्ट काम नहीं करेगा। यहां माइनस आई इफेक्ट लगा हुआ है, अगर प्लस आई भी होता तो भी यही बात होती। यानी जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे Z से, कार्बन चेन में आगे बढ़ते जाएंगे, आई इफेक्ट लगना बंद होता जाता है, उसका इफेक्ट कम होता जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी जो आई इफेक्ट होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दूरी बढ़ने के साथ साथ आई इफेक्ट कम होता जाएगा, चाहे तो वो प्लस आई हो और चाहे वो माइनस आई हो। तो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा आई इफेक्ट में? आई इफेक्ट एक पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है, किसका? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। कार्बन चेन से कोई एटम या ग्रुप लगा होगा जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो माइनस आई होगा, अपने से दूर करेगा तो प्लस आई होगा। डिसाइड कैसे होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से। Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा कार्बन के कंपेयर में तो माइनस आई, Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम हो गई कार्बन के कंपेयर में तो प्लस आई। हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं लेना है, एल्काइल ग्रुप का प्लस आई लेना है, बाकी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसाइड करेंगे। कुछ हम यहां पर ऑर्डर और ग्रुप भी आपको बताएंगे कि कौन कौन से प्लस आई होते हैं, कौन कौन से माइनस आई होते हैं। ठीक है, डिस्टेंस के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, अपने पास वाले कार्बन पर ज्यादा इफेक्ट लगाएगा, जो कार्बन उससे दूर होते जाएंगे उस पर इफेक्ट कम लगाएगा। यह आई इफेक्ट का रूल है। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि आई इफेक्ट किस ऑर्डर में हमको लगाना होगा? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहनी चाहिए। प्रायोरिटी ऑर्डर इंडक्टिव इफेक्ट लगाने का वो क्या है? आप डीएनपी से याद रखेंगे, डीएनपी। ठीक है, डीएनपी में डी क्या है? डी फॉर रहेगा यहां पर डिस्टेंस, डी फॉर रहेगा डिस्टेंस, और एन फॉर क्या है? एन फॉर है नंबर, और पी फॉर क्या है? P फॉर होता है पावर। अब इसका मीनिंग क्या है? देखो आई इफेक्ट हमेशा जो डिसाइड होगा सबसे पहले डिस्टेंस से। अगर डिस्टेंस सेम हुआ, जो भी हम क्वेश्चन करेंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, अभी यहां पर मैं आपको बताता हूं, डिस्टेंस सेम हुआ तो फिर हम बढ़ जाएंगे नंबर में, यानी 2 ग्रुप लगा है, 3 ग्रुप लगा है, 4 लगा हुआ है, कितने नंबर ऑफ ग्रुप लगे हैं, कितने नंबर ऑफ एटम लगे हुए हैं। ठीक है, अगर इससे भी नहीं डिसाइड हो पाता यानी नंबर भी सेम है, तब लास्ट में हम देखेंगे पावर का। जैसे सपोज दैट एक फ्लोरीन है और एक क्लोरीन है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होती है 4.0, और क्लोरीन की तो कम होती है, क्लोरीन की तो 3.0 है। तो पावर किसका ज्यादा हुआ? फ्लोरीन का ज्यादा हुआ। लेकिन अगर कहीं पर एक फ्लोरीन लगा है और 2 क्लोरीन लगा है तो नंबर में क्लोरीन ज्यादा हो गया ना, तो नंबर को प्रायोरिटी पावर से भी पहले देना है, और नंबर से भी ज्यादा प्रायोरिटी पहले किसको देना है? डिस्टेंस को। यानी आई इफेक्ट के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे तो हमेशा डिस्टेंस को पहले देखते हैं, बाद में नंबर देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग किसको देखते हैं? पावर को देखते हैं। ठीक है, आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका एप्लीकेशन करेंगे तो आपको ये सारा वैल्यू खुद ब खुद समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए अब कुछ और पॉइंट समझ लेते हैं। याद करिए, आपको जब हम आईपीएससी पढ़ा रहे थे तो वहां पर मैंने आपको परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के बारे में बताया था।
कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लगेगा और प्लस आई इफेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एस कैरेक्टर का सीधा सीधा रिलेशन किसके साथ था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। ठीक है, या इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं, एस कैरेक्टर का और रिलेशन किसके साथ था। मैंने इस एग्जांपल से आपको कहा था, इसको याद रखिएगा, जैसे CH3 है और आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर आ गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। मैं आपसे कहूं कि इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना होगा, क्योंकि यहां पर, अच्छा पहले हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं। यहां पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन का होता है sp3, डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp। भूले तो नहीं है, ऐसा ना हो कि आईपीएससी में पढ़ा था सब भूल के बैठे हैं। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप ये टॉपिक आपको याद था कि नहीं याद था, कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, डबल का और ट्रिपल का क्या, और इनका आपको परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर याद है कि नहीं है। इसका कितना होता है sp3 का, sp3 का होता है आपका 25%, 25। इसका कितना होता है 33.3 और इसका कितना होता है 50-50। ठीक है, 50%। अच्छा बॉन्ड एंगल क्या था, बॉन्ड एंगल था तुम्हारा sp3 में 109.5 डिग्री और इसका कितना था 120 डिग्री और ये क्या था 180 डिग्री। तो मैंने आपको इसमें रिलेशन बताया था कि इधर देखिए कि बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर रहा है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर रहा है। तो जब बॉन्ड एंगल बढ़ता है तो साफ साफ डेटा आपको दिखाई दे रहा है कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर भी बढ़ता है। और मैंने इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपको बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 का 2.5 और इसका था 2.75 और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी 3.25। तो आप देख रहे हैं कि बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो साथ ही साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रही है, साथ ही साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी कार्बन के कंपेयर में, यानी देखो 2.5 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहा है ना, तो इसका मतलब है ये माइनस आई इफेक्ट भी बढ़ जाएगा, माइनस आई इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज इसलिए करा दिया क्योंकि इसका एक यूज होने वाला, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं मैं आपको, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर इसके बाद जो मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूं बहुत काम आने वाला है। बहुत कम जगह आपको ये कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, बहुत ध्यान से सीखिएगा इसको। ठीक है, चलो देखो, मान लो मैं कुछ रिंग ले रहा हूं, एक रिंग ये हो गया स्मॉलर रिंग, 3 मेंबर का रिंग। ठीक है, फिर मैं एक 4 मेंबर रिंग ले रहा हूं, फिर मान लो मैंने एक 5 मेंबर रिंग ले लिया। इसी तरीके से मैंने क्या काम कर लिया, एक 6 मेंबर रिंग ले लिया। ठीक है, 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग। ठीक है, अब इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है 60 डिग्री होता है, इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बॉन्ड एंगल तो बढ़ता जाएगा, क्योंकि रिंग का साइज बढ़ रहा है। तो रिंग का साइज बढ़ने पर बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। कौन सा बॉन्ड एंगल, अंदर वाला बॉन्ड एंगल, ये जो बॉन्ड एंगल है 60, 90, ठीक है, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, इसका बॉन्ड एंगल देख लीजिए 108 डिग्री या 109 डिग्री के आसपास होता है, 108 डिग्री या 109 डिग्री के आसपास। अच्छा, 6 मेंबर का अंदर का बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री होता है। जो फ्लैट प्लेनर रिंग होता है, चेयर फॉर्म एक अलग चीज है, उसका बॉन्ड एंगल अलग होता है। ठीक है, इस वाले रिंग का 120 डिग्री होता है। ठीक, अभी मैं क्या समझाना चाह रहा हूं उस पर फोकस करिए। छोटा रिंग है, अंदर का बॉन्ड एंगल कम है 60, 90, 109, 120। अच्छा, इन रिंग का प्लस आई और माइनस आई डिसाइड करने के लिए आपको बॉन्ड एंगल देखना पड़ेगा। तो बॉन्ड एंगल से हम एस कैरेक्टर डिसाइड करते हैं, एस कैरेक्टर से हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता चल जाता है, क्योंकि हमें इनके बीच का रिलेशन पता है। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर एंड एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा, एस कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा। क्योंकि सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हम, वैल्यू तो हमें पता नहीं होगी, तो हम बॉन्ड एंगल से आइडिया ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन अंदर का बॉन्ड एंगल नहीं देखना है। ये बॉन्ड ऐसे बनाएगा, बाहर से ऐसे बॉन्ड बनाएगा, तो ये बॉन्ड का बॉन्ड एंगल देखना है। ठीक है, कौन सा बॉन्ड एंगल देखना है, मैं बना दे रहा हूं, ये जिसको मैं थीटा नाम दे रहा हूं, ये। ठीक है, ये देखना है आपको, ये बाहर वाला।
अब ये कैसे पता चलेगा ये कितनी वैल्यू होगी? देखो, जब अंदर का बॉन्ड एंगल कम होता है तो बाहर का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक उल्टा। देखो ये 60 डिग्री है तो इसके ऊपर भाई 360 में 60 माइनस कर दो 300, यानी ये बॉन्ड एंगल कितना आएगा 300। और ये 90 है, ये पूरा टोटल 360 होता है तो 360 में 90 माइनस करोगे तो मिल जाएगा। इसी तरीके से ये टोटल 360 होता है, अंदर का 109 है तो बाहर का कितना हो जाएगा 360 माइनस 109। इसी तरह से 360 माइनस 120। तो अंदर का बॉन्ड एंगल जितना कम होगा बाहर का बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होने वाला है। यानी अगर हम सिर्फ थीटा के बारे में बात करें तो इधर से इधर जाने पर रिंग साइज बढ़ रहा है, और रिंग साइज बढ़ने पर थीटा के बारे में मैं कह रहा हूं स्पेशली। अंदर का तो बॉन्ड एंगल तुम्हें पता है, मैं थीटा के बारे में बात कर रहा हूं। थीटा क्या होता जाता है? कम होता जाता है। छोटा रिंग है, अंदर का बॉन्ड एंगल कम है 60, तो बाहर वाला जो थीटा है उसका बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा होगा। तो रिंग साइज बढ़ने पर, इधर जाने पर साइज बढ़ रहा है जिससे थीटा की वैल्यू कम, यानी बॉन्ड एंगल कम तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो माइनस आई इफेक्ट भी कम लगाएगा। ये था इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब इसको डायरेक्ट हमें याद कैसे रखना है? जितनी छोटी रिंग होगी, स्मॉलर रिंग, स्मॉलर रिंग, ठीक है, यानी छोटी रिंग है तो छोटी रिंग का माइनस आई ज्यादा होगा, माइनस आई ज्यादा होगा। और जैसे जैसे रिंग बड़ी होती जाएगी, लार्जर रिंग यानी बड़ी रिंग होती जाएगी, तो बाहर का एंगल कम होता जाएगा जिससे उसका माइनस आई भी कम हो जाएगा। ये लाइन आपको याद रखना है। छोटी रिंग का माइनस आई ज्यादा लेना है और बड़ी रिंग का माइनस आई कम लेना है। छोटी रिंग का माइनस आई ज्यादा और बड़े रिंग का माइनस आई कम, इसे ऐसे याद कर लेना है। इसके पीछे लॉजिक क्या था, रीजन क्या था, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, चलिए अब क्या है, इन सब कॉन्सेप्ट को जब हमने समझ लिया है, इन सब कॉन्सेप्ट को मिला करके अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले तो आपके दिमाग में ये बात बैठ जाना चाहिए कि प्लस आई माइनस आई कैसे डिसाइड होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेस पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो माइनस आई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो प्लस आई, बस ऐसे डिसाइड करना है। अच्छा, किससे ज्यादा और किससे कम? कार्बन से, कार्बन यानी 2.5, उसके कंपैरिजन में हमें सब देखना है। अच्छा, रिंग में कैसे डिसाइड करेंगे? छोटी रिंग का माइनस आई ज्यादा और बड़ी रिंग का माइनस आई कम। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस पर। जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है, यहां पर आपको कुछ एटम या ग्रुप दिख रहे हैं, इसमें आपको प्लस आई और माइनस आई बताना है, यानी फ्लोरीन क्या इफेक्ट लगाएगा। अगर मुझे किसी कार्बन चेन से उसको जोड़ देना है, कार्बन से मैं इसको अटैच कर दूं तो फ्लोरीन कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई की माइनस आई। तो एक ही तरीका है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते जाएंगे, अपने आप बताते चलेंगे। पहला काम आपका यह है कि वीडियो पॉज करेंगे और पॉज करके खुद से प्लस आई माइनस आई डिसाइड करेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, 4.0 होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो माइनस आई नो डाउट। क्लोरीन 3.0 नो डाउट माइनस आई। ब्रोमीन 2.8 ये भी ज्यादा है, माइनस आई। हैलोजन जितने भी होते हैं सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको कार्बन के कंपेयर में ज्यादा ही मानना है, माइनस आई। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे कार्बन के कंपेयर में। अगर कार्बन चेन से जोड़ दिया जाए तो वो माइनस आई ही शो करने वाले हैं। ठीक है, चलिए OH देखिए, तो मान लो यहां पर कार्बन लगा होगा चेन में, तो कार्बन से OH जुड़ा है, तो ऑक्सीजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है? 3.5, तो ये तो माइनस आई ही शो करेगा। अब O पर माइनस है, O पर निगेटिव चार्ज। आपको ये ना कहे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा होती है तो माइनस आई हो गया, नहीं। यहां पर O माइनस जो होता है वो प्लस आई शो करेगा। क्यों प्लस आई शो करेगा, आप समझिए इस बात को। देखो, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, लेकिन उसके ऊपर लगा है निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज का मतलब यह हो गया कि जब वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो निगेटिव और इलेक्ट्रॉन का निगेटिव दोनों के बीच में क्या हो गया? रिपल्शन। और जब रिपल्शन लगता है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं किया जाता है। रिपल्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन को दूर करना, रिपल करना, और जो इलेक्ट्रॉन को रिपल करते हैं उसको प्लस आई बोलते हैं। अच्छा, इसका और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? देखो भाई लोग,
अगर कोई एटम है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज लगा है, निगेटिव चार्ज का मतलब उसका पेट भरा हुआ है, निगेटिव चार्ज का मतलब उसका पेट भरा हुआ है, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का काम नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को रिपल करने का काम करेगा। ठीक है, इसी तरीके से देखो नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज लगा हुआ है, निगेटिव चार्ज लगा हुआ है, तो निगेटिव निगेटिव रिपल्शन हो जाएगा ना। आई फिट का मतलब है इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज लगा है। तो निगेटिव और इलेक्ट्रॉन का निगेटिव आपस में रिपल, जब रिपल करेंगे यानी दूर कर रहा है तो वो किसका काम करेगा, प्लस आई का। अब देखो सिर्फ NH2 है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, निगेटिव चार्ज नहीं है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है, 3.0, तो ये तो माइनस आई का काम करने वाला है। CH3 एल्काइल ग्रुप की पॉइंट्स में पढ़कर क्या है, प्लस आई का काम करेगा। ये भी पूरा एल्काइल ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, कार्बन कार्बन की चेन है, इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएगा अपने से, प्लस आई। अब आइए CHO में ये देखो C डबल बॉन्ड हुआ है, तो C डबल बॉन्ड O में ये जो कार्बन है डबल बॉन्डेड कार्बन, ये sp2 कार्बन है। डबल बॉन्डेड कार्बन क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा भाई उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से तो ज्यादा ही है, पीछे लिख करके आ रहे हैं 2.75, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का काम करेगा माइनस आई। वैसे ही ये भी sp2 है तो ये भी माइनस आई, साथ में ऑक्सीजन वगैरह भी लगे हैं, अपनी तरफ खींचेगा ही खींचेगा, ये भी sp2 है माइनस आई। ठीक है, आइए Nr3 उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का तो मैंने मीनिंग समझा दिया, अब पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग समझाते हैं। देखो नाइट्रोजन ऑलरेडी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, उसके ऊपर से तुमने उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो तुमने नाइट्रोजन को और भूखा कर दिया, वो अब इलेक्ट्रॉन का भूखा है, उसकी भूख बढ़ गई है। तो जब भूख बढ़ गई है तो वो और ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। ठीक है, इसलिए ये माइनस आई का काम कर रहा है। तो अब एक कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए कि अगर कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है और उस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया तो आप उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को और बढ़ा देंगे। इफ पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और बढ़ जाएगी। आई होप आप इसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे लॉजिकली भी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, उसका खुद का नेचर है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। पॉजिटिव चार्ज लगा दोगे यानी उसके अंदर कमी तुमने ला दी, इलेक्ट्रॉन की कमी पैदा कर दी, भूख और बढ़ा दी। तो जब भूख और बढ़ा दी तो वो और खींचेगा। अब इसको एक लाइन में याद भी कर लेना है, अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो माइनस आई काम करेगा। वैसे ही ऑक्सीजन पे हमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लगा करके हमने इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ा दी, तो ये भी किसका काम करने वाला है, माइनस आई का काम करने वाला है। तो पहला काम हम यही कर रहे थे कि हम माइनस आई प्लस आई पहचान रहे थे। आइए इस रिंग वाले में पहचानते हैं। देखो एक तरफ जो कार्बन है, देखो यहां पर जो बीच में मैंने लाइन बना दी है, इसका मतलब है कि इधर और इधर के दोनों को डिसाइड करना है कि कौन सा ग्रुप है, कौन सा इफेक्ट लगाएंगे। ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन यानी sp, और sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और देखो ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है sp3। तो sp वाला जो कार्बन होता है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 3.25 होता है, यानी इधर वाला ग्रुप माइनस आई का काम करेगा और इधर वाला ग्रुप प्लस आई का। इस साइड देखो ये sp3 है, sp3, और ये वाला कार्बन कैसा है, sp2, क्योंकि डबल बॉन्डेड है। तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस साइड का ग्रुप माइनस आई और इस साइड का ग्रुप प्लस आई का काम करने वाला है। अगर इसको हम देखें, अब देखो यहां पे दोनों तरफ रिंग है, एक 3 मेंबर रिंग है और एक 5 मेंबर रिंग है। अभी हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ करके आ रहे हैं, वो काम आने वाला है। छोटा रिंग माइनस आई, बड़ा रिंग प्लस आई, बस इतना काम करना है। छोटा रिंग माइनस आई एंड जो लार्जर रिंग होगा वो प्लस आई होगा। ठीक है, इस तरीके से तो हम माइनस आई और प्लस आई पहचान सकते हैं, पहचान लेंगे नो डाउट। हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने पर कौन माइनस आई बनेगा और कौन प्लस आई बनेगा। हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, रिंग वाले में भी सीख लिया, इन एग्जांपल से और बातें भी हमने क्लियर कर ली कि निगेटिव चार्ज आ रहा है या पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तब उसको क्या मानेंगे। लेकिन सिर्फ डिसाइड कर लेने से सारे क्वेश्चन हो जाएं ऐसा भी नहीं है,
क्योंकि आपने देखा था कि आई इफेक्ट लगाने का अपना एक सीरीज है कि पहले हम डिस्टेंस के बेस पर लगाते हैं, फिर नंबर के बेस पर लगाते हैं, फिर पावर के बेस पर लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला है पावर, पावर के बेस पर, तो पावर कैसे डिसाइड होता है? ठीक, मान लो सिंगल सिंगल एटम में हम डिसाइड कर लेंगे जिनकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी हमको याद है, उससे कंपेयर करके हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ भैया फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा है तो इसका माइनस आई ज्यादा होगा, क्लोरीन का माइनस आई कम होगा। लेकिन कोई ग्रुप आ जाए, नाइट्रो है, साइनाइड है, CHO है, COOH है, इन सब में डिसीजन कर पाना इतना भी इजी नहीं होगा एट द टाइम, क्वेश्चन करते टाइम। तो हमारे पास एक सीक्वेंस ऑर्डर भी होना चाहिए पावर का, कि जिससे हमें पता चल सके कि कौन सा ग्रुप माइनस आई ज्यादा लगाता है और कौन सा ग्रुप माइनस आई कम लगाता है। पूरा पूरा रट्टा नहीं होता है। मैं यहां पर आपको माइनस आई ग्रुप का ऑर्डर पूरा फुल सीक्वेंस वाला लिखवा दूंगा। ठीक है, आप उसे लिखेंगे, उसी के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप याद हो जाता है। सभी नहीं यूज होते हैं आपके लेवल पर, 4 5 6 ग्रुप हैं जो बार बार यूज होंगे, वो क्वेश्चन लगाते लगाते आपको याद हो जाएगा कि हाँ भैया इसका माइनस आई ज्यादा मानना है, इसका माइनस आई कम मानना है। ठीक है, चलिए तो उसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ माइनस आई, तो आपके सामने पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा माइनस आई किसका माना गया है? OF2, उस पर पॉजिटिव चार्ज लगा है। OR2 पॉजिटिव, दो पॉजिटिव चार्ज वालों का माइनस आई ज्यादा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज अगर किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर लगा देंगे तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और बढ़ जाएगी, तो और बढ़ जाएगा तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा शो कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर मैं कुछ मार्क करने वाला हूं, जैसे NR3 और NH3 प्लस पर, NR3 प्लस और NH3 प्लस पर, ये इंपॉर्टेंट है, अब इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर NO2 है, साइनाइड। अब देखो जो आपको मिलने वाला है ज्यादा वो क्या है? नाइट्रो मिलेगा, साइनाइड मिलेगा, ठीक है, CHO मिल सकता है, कीटो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, OH और OR यहां पर भी मार्क कर लेते हैं। इसका क्या मीनिंग है अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्डर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, देन NH2 है, फिर बेंजीन रिंग। ये ठीक, ये लास्ट के 2 लाइन आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसको बार बार यूज करने से ऑटोमेटिकली आपको ये याद हो जाने वाला है। अब इन दोनों पे मैंने मार्क क्यों किया वो समझिए। देखो भाई, स्टार्टिंग में मैंने आपको जैसे समझाया कि जो एल्काइल ग्रुप होता है यानी R, एल्काइल ग्रुप, तो एल्काइल ग्रुप क्या काम करता है? प्लस आई का। तो यहां पर नाइट्रोजन से एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो एल्काइल ग्रुप तो प्लस आई का काम करता है ना, 3 लगे हुए हैं। तो अगर प्लस आई लगा हुआ है तो वो माइनस आई को तो कम कर देना चाहिए था ना, समझिएगा बात को। यहां पर 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं और एल्काइल ग्रुप का काम होता है इलेक्ट्रॉन रिपल करना, इलेक्ट्रॉन देना। प्लस आई का काम करते हैं, तो प्लस आई का काम करेंगे तो इसका माइनस आई कम होना चाहिए था, यानी इसको NH3 प्लस की जगह पर होना चाहिए था और NH3 प्लस को आगे होना चाहिए था। सेम टू सेम यहां पर भी OH है और OR है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर OR लगा हुआ है। अच्छा, यहां पे एक मिस्टेक हो गया है कि OR को आपको आगे रखना है, OR को आपको आगे रखना है और OH को पीछे रखना है। ठीक है, देखो R एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप यानी प्लस आई, तो प्लस आई तो माइनस आई को कम कर देगा ना, दबा देगा। तो इसको पीछे होना चाहिए था और OH को आगे होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ है उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो, बनाते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लो दिया हुआ है NR3 प्लस, ठीक है, और NR, 2 एल्काइल ग्रुप लगाते हैं और एक को हटाकर हाइड्रोजन। ठीक है, फिर इसी तरीके से 2 हाइड्रोजन लगा लेते हैं और लास्ट में सारे एल्काइल ग्रुप हट करके 3 हाइड्रोजन लगा लिए। ठीक, क्वेश्चन ये है कि इसमें आपको माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बनाना है, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। तो पहले जितना हमें इंफॉर्मेशन है, जितना अब तक हम लोग ने पढ़ा है, बस उसके बेस पर करते हैं, देखते हैं क्या सही है क्या गलत। गलत हो रहा है तो उसको सही करेंगे, फिर जानेंगे कि आखिर एक्चुअल रीजन क्या होता है। देखो यहां 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तुम्हें पता है एल्काइल ग्रुप क्या काम करते हैं? प्लस आई का काम करते हैं, तो ये सब इलेक्ट्रॉन इसे देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे प्लस आई, 3 प्लस आई लगे हुए हैं।
यहां क्या है, यहां पर 2 प्लस आई लगा हुआ है, 1 प्लस आई इधर, 1 प्लस आई इधर, यहां पर 1 प्लस आई लगा है, यहां पर कोई प्लस आई नहीं है, यानी कोई इफेक्ट नहीं लगा रहा है नाइट्रोजन पर। तो 3 प्लस आई लगे हुए हैं, तो ये इसके माइनस आई को कम कर देगा। तो आपके हिसाब से जो इधर लिखा हुआ है उसके हिसाब से सबसे ज्यादा माइनस आई किसका इफेक्ट होना चाहिए, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होना चाहिए, NH3 प्लस का, यानी ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए ये ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन ये ऑर्डर रॉन्ग है, ये ऑर्डर रॉन्ग है, ठीक है, ये गलत है। अभी पीछे देखकर आया ना, सबसे ज्यादा माइनस आई किसका था, माइनस आई इसका था, NR3 प्लस का, ठीक। तो क्यों हो रहा है वो समझते हैं। जैसे NR3 और NH3 प्लस, इन दो में बस कंपेयर करके मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। यहां पर 3-3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, 3-3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, प्लस आई जरूर लगा रहे हैं, उससे इंकार नहीं है, लेकिन उसके अलावा एक ऐसा इफेक्ट काम कर रहा है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते और वो ज्यादा डोमिनेटिंग है। क्या है, देखो पहली बात तो नाइट्रोजन एक छोटा एलिमेंट है, नाइट्रोजन स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल एटम है। क्यों, क्योंकि ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। नाइट्रोजन कैसा है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड एलिमेंट। और सेकंड पीरियड के एलिमेंट जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनके एटम बहुत छोटे होते हैं, साइज कम है। साइज कम होने की वजह से ये जो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, एल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं, बल्की होते हैं। अब बल्की हैं तो इनके बीच में भाई रिपल्शन भी काम करेगा, और जब रिपल्शन काम करेगा तो बॉन्ड, यानी बॉन्ड पेयर रिपल्शन काम कर रहा है। रिपल्शन कौन सा काम कर रहा है, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड बॉन्ड के बीच में रिपल्शन काम करेगा। छोटा एटम तो बॉन्डिंग भी पास पास, यानी ये बल्की ग्रुप पास पास आ जाएंगे, और जब बल्की ग्रुप पास पास आ जाएंगे तो उनके बीच में क्या काम करेगा, रिपल्शन। बॉन्ड बॉन्ड के बीच में रिपल्शन, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में रिपल्शन। जब रिपल्शन काम करेगा तो दूर भागेंगे, और जब दूर भागेंगे तो ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल थीटा, रिपल्शन लगने की वजह से एंगल बढ़ेगा, और एंगल बढ़ने से एस कैरेक्टर बढ़ता है, और एस कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ने से माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लगाएंगे। ये चीज यहां पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन एक छोटा एलिमेंट है, लेकिन हाइड्रोजन उसके कंपेयर में और छोटा साइज का है, स्मॉल साइज का, स्मॉल साइज का है, तो नो रिपल्शन, तो रिपल्शन ही नहीं है। और जब रिपल्शन ही नहीं है तो बॉन्ड पेयर, यानी बॉन्ड बॉन्ड दूर नहीं जाएंगे, ये दूर नहीं जाएगा, यानी जो इसका थीटा होगा, इसका थीटा तो कम होगा, और जब थीटा कम होगा तो एस कैरेक्टर कम होगा, और जब एस कैरेक्टर कम होगा तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी कम, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम भी तो माइनस आई इफेक्ट भी कम हो जाएगा। तो ये रीजन एक्चुअल में है कि NR3 प्लस का माइनस आई ज्यादा माना गया, भले ही इसमें 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, और एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, नो डाउट शो करेंगे, लेकिन उसके प्लस आई इफेक्ट वाले इफेक्ट को हम डोमिनेट नहीं मानेंगे। कौन सा फैक्टर यहां डोमिनेटिंग कर रहा है, एल्काइल ग्रुप का बल्कीनेस, जो बल्की ग्रुप होते हैं और जिसकी वजह से रिपल्शन काम कर रहा है, इस फैक्टर को हम डोमिनेटिंग मानेंगे, और इस फैक्टर की वजह से रिपल्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि बॉन्ड्स दूर दूर जाने लगते हैं, जिससे एंगल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और एंगल बढ़ता है तो आपको रिलेशन पता है कि एस कैरेक्टर बढ़ेगा, एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा तो माइनस आई इफेक्ट भी बढ़ेगा। तो अगर मैं सही ऑर्डर लिखूं तो इसका सही ऑर्डर ये हो जाएगा, NR3 प्लस, इसका माइनस आई सबसे ज्यादा, एल्काइल ग्रुप थोड़े से कम हो गए तो माइनस आई भी कम, एल्काइल ग्रुप और कम हो गया तो माइनस आई और कम, और जब एल्काइल ग्रुप है ही नहीं तो उसका माइनस आई सबसे कम। ये माइनस आई इफेक्ट का एक्चुअल ऑर्डर है, ये सही है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये था रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, जब रेजोनेंस पढ़ेंगे वहां पर भी ये इफेक्ट काम आने वाला है, ठीक है। लेकिन ये जो रूल है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अप्लाई करना है, दिस रूल is applicable only for
सेकंड पीरियड एलिमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ सेकंड पीरियड एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है और कहीं नहीं लगा देंगे। थर्ड पीरियड वाले में ये वाला फैक्टर डोमिनेटिंग नहीं होता है, इस फैक्टर को अप्लाई नहीं करना है थर्ड पीरियड के एलिमेंट के लिए या फोर्थ पीरियड के एलिमेंट के लिए या उससे आगे के लिए। ये वाला जो रूल मैंने बताया है रिपल्शन वाला, ये रूल ओनली फॉर सेकंड पीरियड एलिमेंट। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल करके देखते हैं, समझते हैं इस बात को। जैसे मान लो यही क्वेश्चन अगर फास्फोरस को लेकर के होता, P+ और R3, ठीक है, और P R2H और P फास्फोरस पर अगर हम यही रूल लगाएं, यही क्वेश्चन फास्फोरस के लिए अगर करें, तो ये अपने कॉमन जो हमारे पास रूल था, रीजन था, उसी से हो जाएगा। एल्काइल ग्रुप +I, यहां 3 +I लगे हैं, 3 +I, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन भेज देंगे किसकी तरफ, फास्फोरस की तरफ। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कहां कर पाएगा? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तब करता जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती, तो इसकी तरफ जब सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं करेगा तो इसका -I इफेक्ट कम हो जाएगा। इधर 2 +I ग्रुप लगे हुए हैं, इधर 1 +I ग्रुप लगा हुआ है, इधर कोई इफेक्ट नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए इसका -I सबसे ज्यादा होगा, इसका कम हो जाएगा और Pr3+ का -I सबसे कम हो जाएगा। यहां पर हम नाइट्रोजन वाला रूल नहीं लगाए हैं कि हाँ भैया रिपल्शन काम किया तो बॉन्ड एंगल बढ़ा, बॉन्ड एंगल बढ़ा तो एस कैरेक्टर बढ़ा, एस कैरेक्टर बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा। यहां पर ये वाला रीजन काम क्यों नहीं किया? क्योंकि फास्फोरस लार्ज साइज एलिमेंट है, लार्ज साइज एलिमेंट, और जब लार्ज साइज एलिमेंट है तो बॉन्डिंग दूर दूर होगी, और जब बॉन्डिंग दूर दूर होगी तो रिपल्शन को हम निग्लेक्ट कर देंगे, रिपल्शन को हम निग्लेक्ट कर देंगे। लार्ज साइज एलिमेंट है, यहां बॉन्ड पेयर के रिपल्शन वाला जो फैक्टर है, ठीक है, वो निग्लेक्ट होगा, नेग्लिजिबल होगा, नेग्लिजिबल अमाउंट में। रिपल्शन तब काम करता है जब बॉन्ड पास पास आते हैं, तभी रिपल्शन काम करेगा। जब मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, इतने बड़े साइज का एलिमेंट है कि बॉन्डिंग दूर दूर होगी, और जब बॉन्डिंग दूर दूर होगी तो उनके बीच में कोई रिपल्शन नहीं काम कर रहा है, या कर भी रहा होगा तो बहुत स्मॉल अमाउंट में, नेग्लिजिबल। इसलिए इस फैक्टर के बारे में बात ही नहीं होगी। कौन से फैक्टर के बारे में बात होगी? एल्काइल ग्रुप का सीधा सीधा फैक्टर, और वो कौन सा है? +I वाला। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग OR और OH वाला भी देख सकते हैं। ठीक है, OR और OH वाला कौन सा -I किसका ज्यादा था? OR का ज्यादा था। क्यों ज्यादा था? यही रीजन जैसे नाइट्रोजन में दिया गया है, सेम टू सेम यही रीजन हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मान लो कार्बन से जोड़ दिया, यहां भी कार्बन से मान लो जोड़ दिया। अब ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का है, और सेकंड पीरियड का है तो स्मॉल साइज, स्मॉल साइज होने की वजह से ये जो R बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप, ये पास आ जाएगा। छोटा एटम है तो बॉन्डिंग भी पास करेगा, छोटा एटम बॉन्डिंग पास करता है, मॉलिक्यूल को पास में जोड़ता है। बड़ा एटम है तो बॉन्डिंग दूर दूर करेगा। ठीक है, तो ये बल्की ग्रुप पास आएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, इनके बीच में क्या काम करने लगेगा? रिपल्शन। ठीक है, बॉन्ड पेयर का रिपल्शन इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से थीटा इंक्रीज करेगा तो एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है तो -I भी इंक्रीज करेगा। इसीलिए OR का -I OH के -I से ज्यादा मानते हैं। ठीक है, ये था इसका रीजन। लेकिन ये सब रूल सिर्फ और सिर्फ हम लोग सेकंड पीरियड एलिमेंट के लिए ही लगा रहे हैं, उससे ज्यादा आपको कहीं और नहीं लगाना है। ठीक है, थर्ड पीरियड में ये रूल काम नहीं करेगा। जैसे ऑक्सीजन की जगह अगर मैं सल्फर को ले लेता तो अब इसका अपोजिट हो जाता, यानी जिसमें H लगा है उसका -I ज्यादा होता और R वाले का -I कम, क्योंकि I जो R होता है वो +I इफेक्ट शो करता है।
ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये जो दो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, ये जो रूल सिखाए, ये रूल बदलेंगे नहीं, पूरे ऑर्गेनिक में काम आएंगे, लेकिन सिर्फ कहां के लिए, फॉर सेकंड पीरियड एलिमेंट, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो भाई, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आई इफेक्ट का एप्लीकेशन। लेकिन उससे पहले, जैसे हमने माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखा है, वैसे प्लस आई इफेक्ट का भी ऑर्डर देख लें। वैसे आपके सिलेबस में ज्यादातर प्लस आई भाई एल्काइल ग्रुप ही यूज होने वाला है, उसके अलावा नहीं मिलेगा। फिर भी मैंने कुछ प्लस आई लिख दिए हैं। देखो, जो निगेटिव चार्ज जिनके ऊपर लगे हुए हैं, निगेटिव चार्ज यानी वो खुद रिपल्शन करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को दूर करेंगे, इलेक्ट्रॉन को दूर करेंगे तो वो प्लस आई का काम करेंगे। देखो, टर्शरी एल्काइल ग्रुप का प्लस आई बहुत ज्यादा है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, ये आपके काम का है। ठीक है, अच्छा, यहां पर Ct3, CD3, CH3, ठीक है, ये और फिर ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन। ठीक, ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। आई फेट के केस में जितना हैवियर आइसोटोप होगा, ठीक है, वो उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगाता है। हैवियर आइसोटोप्स सोज मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, जितना भारी आइसोटोप होगा, तुमको पता है ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, इनमें अगर मास देखा जाए तो आपका ये तीन आइसोटोप हैं, जिसमें ट्राइटियम का मास ज्यादा है, ये भारी होता है, तो ये भारी है तो इसका प्लस आई ज्यादा कंसिडर किया जाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट में जो आइसोटोप का इफेक्ट है वो उसके मास से देखा जाएगा। इस बात पे मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अभी हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन जब पढ़ेंगे तो यही ऑर्डर आएगा, लेकिन अपोजिट आएगा, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन में कुछ बातें दूसरी तरीके से डिसाइड होती हैं। तो आई इफेक्ट में ध्यान रखिएगा, प्लस आई इफेक्ट में खासकर कि आइसोटोप्स में जब डिसाइड करना होगा तो उसके मास से डिसाइड किया जाता है। जितना हैवी आइसोटोप होगा, इलेक्ट्रॉन को अपने से उतना दूर रिपल करेगा। अब हमें यह सीखना है, आई इफेक्ट तो हम सीख लिए भैया, दो टाइप का है, प्लस आई, माइनस आई। दो टाइप के ग्रुप हैं, प्लस आई, माइनस आई। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, माइनस आई शो करेगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कार्बन के कंपेयर में, वो प्लस आई शो करेगा। आपके लेवल पर एल्काइल ग्रुप दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, तो ये तो हम लोग जान लिए हैं। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, परमानेंट इफेक्ट है, डीएनपी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, रिंग वाले में छोटा रिंग माइनस आई, बड़ा रिंग क्या शो करेगा, प्लस आई। जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ेगा, माइनस आई इफेक्ट वो कम लगाएगा, छोटा रिंग माइनस आई ज्यादा लगाएगा, बड़ा रिंग माइनस आई कम लगाएगा। अब हमें यह सीखना है कि हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में आई इफेक्ट हमको कहां कहां मिलने वाला है, हम जीओसी में ही आपको बता देंगे, जिससे माइंड हमारा पहले से ही प्रिपेयर रहे। माइंड पहले से ही प्रिपेयर रहे कि भैया इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आई इफेक्ट हमको मिलने वाला है, जैसे हम आई इफेक्ट को अच्छे ढंग से यूज कर सके, लगा सके। ठीक है, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे अब एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, और उसमें पहला एप्लीकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। समझते हैं कि कार्बोकेटाइन का क्या मीनिंग है। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा होता है उसी को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन। तो देखो, कार्बोकेटाइन एक अनस्टेबल स्पीसीज है, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, यानी उस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी कमी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है, तो अनस्टेबल है। अब आई इफेक्ट के हेल्प से देखेंगे, आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कब स्टेबिलिटी बढ़ती है और कब स्टेबिलिटी घटती है, यानी कौन सा ग्रुप लगा होगा जो स्टेबिलिटी बढ़ाने का काम करेगा और कौन सा ग्रुप लगा रहेगा जो स्टेबिलिटी घटाने का काम करेगा। देखो, और भी फैक्टर्स हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करने का, जब रेजोनेंस पढ़ेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ आई इफेक्ट का एप्लीकेशन देख रहे हैं। इंडिविजुअली सबका एप्लीकेशन मैं बता दूंगा, जैसे आपके माइंड में ये बैठा रहे कि ये टॉपिक आ रहा है तो इसमें आई इफेक्ट मुझे देखना है, और कब देखना है और कैसे देखना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा कार्बोकेटाइन है जिसे हम टर्शरी कार्बोकेटाइन बोल रहे हैं, यानी उससे तीन एल्काइल ग्रुप यानी तीन कार्बन कनेक्टेड है, ये हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन है। और हमने ले लिया एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और एक हमने ले लिया प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और एक हमने ले लिया मिथाइल कार्बोकेटाइन या 0 डिग्री कार्बोकेटाइन बोलते हैं, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन हो गया। ठीक है, अब इसकी स्टेबिलिटी मुझे डिसाइड करनी है कि इन चारों में कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है,
अभी मैं आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला बता देता हूं, लेकिन पहले हम लोग लॉजिकल सीखने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कहीं भी किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक ना हो पाए। जैसे ये कार्बोकेटाइन है, अब इससे 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। अब एल्काइल ग्रुप का क्या काम है? एल्काइल ग्रुप प्लस आई शो करता है, ये भी प्लस आई प्लस आई। अच्छा, प्लस आई का काम क्या है? प्लस आई का काम है इलेक्ट्रॉन को रिपल करना, अपने से दूर करना। यानी तीनों मिथाइल ग्रुप मिल करके अपने इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को किधर भेज रहे हैं? कार्बोकेटाइन की तरफ भेज रहे हैं। अच्छा, कार्बोकेटाइन अभी आपको समझाया जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, वो स्टेबल तभी होगा जब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होने लगेगा। तो अब ये तीनों एल्काइल ग्रुप उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं, तो इस कार्बोकेटाइन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी। इधर आइए, यहां कितने एल्काइल ग्रुप लगे हैं? 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, यानी 2 प्लस आई लगा हुआ है, दो तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। यहां सिर्फ 1 एल्काइल ग्रुप लगा है, यानी 1 प्लस आई। एक एल्काइल ग्रुप ही इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। इस कार्बोकेटाइन पर 3 हाइड्रोजन लगे हैं और हाइड्रोजन का इफेक्ट नो होता है, नो इफेक्ट। ये कोई प्लस आई माइनस आई नहीं शो कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर 3 प्लस आई, यहां पर 2 प्लस आई, यहां पर 1 प्लस आई। अब आप खुद सोचिए कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रही है, क्योंकि यहां 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, 3 लोग भेज रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटाइन की तरफ, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो रहा है। फिर ये होगा, और ये कम, और सबसे कम ये, जिस पर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं काम कर रहा है। तो ये समझ में आ रहा है कि जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? प्लस आई की होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? प्लस आई के है। जितना ज्यादा प्लस आई लगा हुआ है, देखो यहां 3 प्लस आई लगे हुए हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। प्लस आई घटता गया तो स्टेबिलिटी भी कम होता गया, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तभी बढ़ेगी जब उस पर ऐसे ग्रुप लगे हों जो उसे इलेक्ट्रॉन देने का काम करें, उस तक इलेक्ट्रॉन पहुंचाने का काम करें। यह माइंड में बैठा लीजिए, कार्बोकेटाइन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले ग्रुप होने चाहिए, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सपोज दैट मैं यहां पर मिथाइल ग्रुप हटा करके फ्लोरीन लगा दूं, यानी किसी कार्बोकेटाइन पे मैंने फ्लोरीन लगा दिया। अब तुम बताओ फ्लोरीन क्या होता है? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा, ये माइनस आई का काम करेगा। एक तो भैया पहले से उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, कार्बोकेटाइन है वो, और फ्लोरीन माइनस आई, वो और इलेक्ट्रॉन निकाल ले जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और लो हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो गई, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो इसकी स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। भैया स्टेबिलिटी नापने का पैरामीटर क्या है? इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी नापने का पैरामीटर है इलेक्ट्रॉन्स, उनका ऑक्टेट। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि कम है? तो इलेक्ट्रॉन कम पहले से था, माइनस आई और कम कर देगा तो इसकी स्टेबिलिटी भी गिर जाएगी। यानी मैं फॉर्मूला बनाऊं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो ये आपको ऑर्डर ध्यान में रखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। प्लस आई लगेगा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर माइनस आई लगेगा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटाएगा, क्योंकि माइनस आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और कम कर देगा, ठीक है। चलो, अच्छा यहां पर ये जो अभी ऑर्डर बनाया है इसको याद भी कर लेना है कि भैया टर्शरी कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल है, देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ये कई बार आपको मिलने वाला है, तो डायरेक्ट ये ऑर्डर याद होना चाहिए, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का। चलिए और क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे ढंग से बात समझ में आएगा। ऐसे मान लो हमारे पास लगा फ्लोरीन CH2 प्लस, ठीक है, और उसके बाद NO2 CH2 प्लस, ठीक है, और फिर उसके बाद है साइनाइड CH2 प्लस, ठीक है, साइनाइड कार्बन की तरफ से जुड़ा है साइनाइड, ठीक है। ये 3 कार्बोकेटाइन है, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। अब कह रहा है बताओ इसमें कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना कौन सा ग्रुप लगा है, पहले ग्रुप पहचानने की कोशिश करो। फ्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो माइनस आई, नाइट्रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा माइनस आई, आपको माइनस आई ग्रुप में भी लिखवाए हैं। साइनाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होता है साइनाइड में, तो ये भी माइनस आई। अब तीनों माइनस आई है, कोई प्लस आई नहीं लगा है, तीनों ही स्टेबिलिटी कम कर रहे होंगे। अब इन्हीं 3 में मुझे डिसाइड करना है, ठीक है। तो अब कैसे रूल लगाते हैं? स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था, डीएनपी, पहले डिस्टेंस से डिसाइड करते हैं।
तो मुझे लगता है कार्बोकेटायन से सभी ग्रुप बराबर दूरी पे लगे हुए हैं, एक एक कार्बन के गैप पर लगे हुए हैं, तो डिस्टेंस बराबर है, तो डिस्टेंस वाला फैक्टर काम नहीं करेगा। आ जाइए नंबर, तो फ्लोरीन एक है, नाइट्रो भी एक ग्रुप लगा है, साइनाइड भी एक नंबर है, यानी एक ग्रुप लगा हुआ है, तो नंबर से भी डिसाइड नहीं हो पाएगा। तो फिर तीसरा वाला हम लोग प्रियोरिटी देखेंगे और वो है पावर। अब यहां पर काम आने वाला है -i का ऑर्डर। तो याद करिए, अगर आपको याद नहीं है तो जाकर आप देख आइए कि फ्लोरीन, नाइट्रो और साइनाइड में किसका -i सबसे ज्यादा है। तो -i सबसे ज्यादा नाइट्रो का है, और तीनों में सबसे कम -i किसका है? फ्लोरीन का है। और हम पढ़ करके क्या आ रहे हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -i जितना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम, उल्टा रिलेशन। तो सबसे ज्यादा -i किसका है? दूसरे का, तो उसका स्टेबिलिटी सबसे कम हो गया। जिसका -i सबसे कम उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो सबसे कम -i किसका है? पहले वाले का। बीच में पड़ गया तीसरा वाला, हो गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। मिल गया हमको ऑर्डर। ठीक है, बस ग्रुप पहचानना है, जो फॉर्मूला आपको बता रखा है उस पर रख करके आराम से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जितने लगाएंगे उतने अच्छे ढंग से बात समझ में आएगा। जैसे मान लो हमारे पास है CH2 प्लस, CH2, CH2 और ये हो गया COOH। ठीक है, CH2 प्लस और CH, COOH और यहां आ गया CH3। ठीक है, CH प्लस और COOH एंड CH2, CH3। ठीक है, अब यहां पर ये तीन मॉलिक्यूल हैं, पहला और ये दूसरा और ये तीसरा, तीन कार्बोकेटायन है। इनमें इनकी स्टेबिलिटी मुझे डिसाइड करनी है। तो पहले चेक कर लेंगे कौन कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड -i में आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड -i में आता है। आप -i ग्रुप चेक कर लीजिए। ठीक है, अब तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड सेम है, तो हम लोग क्या चेक करने वाले हैं? डीएनपी। डीएनपी याद रखना है हमेशा। पहला है डिस्टेंस, तो मुझे डिस्टेंस में ही गड़बड़ी दिख रही है। ये पहले वाले में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप CH2 से काफी दूर लगा हुआ है, तो मैं यहां कह सकता हूं कि इसका डिस्टेंस यहां पर मैक्सिमम है, दूरी ज्यादा है। यहां पर एक कार्बन पास आ गया है और यहां बिल्कुल उसी कार्बोकेटायन से अटैच है। डिस्टेंस किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? कार्बोकेटायन के, क्योंकि कार्बोकेटायन का क्वेश्चन है, हमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बतानी है, तो हम उसी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो यहां कार्बोकेटायन से ही अटैच है, तो इसलिए हम यहां कहेंगे कि डिस्टेंस मिनिमम है। और आपको पता है कि चाहे वो +i इफेक्ट हो और चाहे -i इफेक्ट हो, कोई सा भी i इफेक्ट होगा वो डिस्टेंस के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी डिस्टेंस मैक्सिमम तो -i मिनिमम, डिस्टेंस मिनिमम उल्टा करो तो -i मैक्सिमम। -i बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब मुझे स्टेबिलिटी बताना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो जिसका -i सबसे ज्यादा होगा। -i क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देगा, तो स्टेबिलिटी को कम कर देगा। तो सबसे कम स्टेबिलिटी हो जाएगी तीसरे वाले की। इसका -i सबसे कम है, -i कम, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ज्यादा। यानी पहले वाले को आगे रखो, बीच में सेकंड को रखो, थर्ड को सबसे लास्ट में। ये हमने कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर बना लिया। ठीक है भाई लोग, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास है CH3, CH2 प्लस एंड CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस और CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस। ठीक है, अब इनमें हमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बतानी है। तो हम देख सकते हैं कि इधर हमारे पास सिंगल बॉन्डेड कार्बन है sp3, इधर हो गया डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 और इधर हो गया ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp यानी ये तुम्हारा -i ज्यादा शो करेगा, इसका -i सबसे ज्यादा होगा। और जो sp3 वाला है ये +i लगा लेगा। ठीक है, ये +i लगा लेगा।
तो अगर हमें इसमें डिसाइड करना होगा, जैसे आप पहला मान रहे हैं, दूसरा मान रहे हैं, तीसरा मान रहे हैं, तो जिसमें माइनस आई ज्यादा होगा हम कह सकते हैं कि उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। तो तीसरे की सबसे कम, उससे ज्यादा दूसरे की, और सबसे ज्यादा क्योंकि इसमें प्लस आई लगा है, CH3 ग्रुप है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो गई। ठीक है। अच्छा, कुछ बातों का आपको और ध्यान में रखना होगा जो आगे आके हम यूज करने वाले हैं। वो क्या है, कुछ रूल्स मैं लिख दे रहा हूं। इफ पॉजिटिव चार्ज ऑन more electronegative atom, more electronegative atom, then stability decreases। ये रूल याद रखिएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर लगा हुआ है तो उसकी स्टेबिलिटी घटती है। इफ निगेटिव चार्ज, और अगर निगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे लगा है, ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, then stability increases। ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज लगता है तो मैं पीछे भी आपको बताया कि उसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी, वो और भूखा हो जाएगा, क्योंकि उसकी टेंडेंसी थी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। तुमने उसके अपोजिट काम कर दिया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, तब तो वो उसकी भूख बढ़ गई, भूख बढ़ गई तो वो और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना चाहेगा, यानी वो अनस्टेबल हो गया। लेकिन अगर तुम किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज लगा दोगे तो निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की टेंडेंसी ही है इलेक्ट्रॉन को खींचने का, वो उसका नेचर है कि वो निगेटिव चार्ज को बियर कर सके, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले, और उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है तो वो स्टेबल बना रहेगा। अभी इस पॉइंट पर आगे और डिस्कस करना है, जब हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पे बात करेंगे, इस पे और डिस्कशन करेंगे। ठीक है। चलो भाई, अगला एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन का मतलब क्या हो गया, ऐसा कार्बन जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज लगा है। अब दिमाग में ये रखना है कि ऑलरेडी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, क्योंकि निगेटिव चार्ज का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, और इलेक्ट्रॉन आएगा तो रिपल्शन जनरेट होगा। ठीक है, ये दिमाग में रखना है इस पॉइंट को। अब इसको और अच्छे ढंग से एक्सप्लेन आपको हम करते हैं। ठीक है, पहले कुछ एग्जांपल समझते हैं। CH3, CCH3 एंड CH3, ये हमने एक टर्शरी कार्बन आयन ले लिया। ठीक है, CH3 CH3 और निगेटिव लगा दिया, ये हो गया सेकेंडरी कार्बन आयन, और ये हो गया CH3 CH2 माइनस, और ये हो गया प्राइमरी कार्बन आयन। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा मिथाइल कार्बन आयन। ये कार्बन आयन है, कार्बन पर निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी हाई है। अब हमें चेक करना है कि स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है, इसमें आई फेट के हिसाब से। ठीक है, पहले एक जनरल कॉन्सेप्ट में बिल्ड कर रहा हूं, उसे बिल्कुल ध्यान से समझिए, दिमाग में बैठाइए, फिर इस पर लगाएंगे। एक एग्जांपल से बात करते हैं। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए आप में से कोई एक बच्चा है, ऑलरेडी खाना पीना खा चुका है। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसकी भूख जो है वो 2 रोटी की है, वो अपना लंच टाइम पे कर चुका है, 2 रोटी खा करके फिट बैठा हुआ है। अब मैं उसके सामने ले चल रहा हूं, लो भैया 1 प्लेट बिरयानी खा लो, कोई सी बिरयानी जो उसको पसंद हो, वेज नॉन वेज जो भी। ठीक है, जो वो खाता हो। उसने क्या काम किया, खा लिया 1 प्लेट बिरयानी। मैं 1 प्लेट और खिला दूं जबरदस्ती करके, तो मना कर रहा है, लेकिन मैंने जबरदस्ती करके उसको खिला दिया। फिर मैं कोल्ड ड्रिंक भी पिला दूं, लो भैया पिज्जा भी खा लो, बर्गर भी खा लो और खा लो। तो जिस बंदे का पेट ऑलरेडी भरा हुआ था, मैं उसको फोर्सफुली और खाना खिलाता जाऊं तो क्या होगा, तबीयत खराब हो जाएगी, वोमिटिंग हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, अनस्टेबल फील करेगा। यही पॉइंट जोड़िए एटम के साथ। जिस एटम के ऊपर, जिस एलिमेंट के ऊपर निगेटिव चार्ज लगा हुआ है, कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज लगा है, यानी ऑलरेडी उसका पेट भरा है, ऑलरेडी उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अगर मैं उसे और इलेक्ट्रॉन दूं तो उसका पेट खराब हो जाएगा, यानी अनस्टेबल फील करेगा, क्योंकि पहले से निगेटिव चार्ज था, और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो निगेटिव निगेटिव आपस में क्या हो करेंगे, रिपल्शन, और जब रिपल्शन जनरेट होगा तो फिर वो अनस्टेबल फील करेगा। तो एनायन के केस में, कार्ब एनायन यानी जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं एनायन। एनायन के केस में आपको और इलेक्ट्रॉन देना नहीं है, एनायन के केस में आपको और इलेक्ट्रॉन देना नहीं है, आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसके इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके इलेक्ट्रॉन को फैलाना है।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, उस केस में वो स्टेबल बनेगा। अगर आप एनायन को, यानी ऑलरेडी जिसका पेट भरा हुआ है, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, उसको आप और इलेक्ट्रॉन देते जाएं और इलेक्ट्रॉन देते जाएं, तो वो क्या होता जाएगा? अनस्टेबल। तो अभी तक जो आपने ग्रुप पढ़ा है, मैं आगे की अभी बात नहीं करूंगा, आगे अभी मेसोमेरिक पढ़ेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, इंडक्टिव फैक्ट में जो अभी आपने दो ग्रुप पढ़े हैं, प्लस आई और माइनस आई, तो इलेक्ट्रॉन निकालने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन निकालने का काम करता है माइनस आई, और इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है प्लस आई। इलेक्ट्रॉन निकालने का काम करता है माइनस आई और इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है प्लस आई। तो माइनस आई एनायन को स्टेबल बनाएगा और प्लस आई एनायन को अनस्टेबल बनाएगा। अब माइनस आई प्लस आई को भी हटा दें तो तुमको इसी मेन कॉन्सेप्ट पे बने रहना है कि मुझे एनायन को इलेक्ट्रॉन पहुंचाना नहीं है, एनायन से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना है, फैलाना है, उसको पोलराइज्ड करना है, जिससे वो क्या हो सके? स्टेबल हो सके। अगर तुम प्लस आई लगा दोगे तो वो इसको इलेक्ट्रॉन देकर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा बढ़ा करके और रिपल्शन जनरेट कराएगा, और रिपल्शन जनरेट कराएगा, जिससे वो क्या फील करेगा? अपने आप को अनस्टेबल फील करेगा। इसलिए एनायन को इलेक्ट्रॉन देना नहीं, एनायन से इलेक्ट्रॉन हमेशा निकालना है। इस कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे, ठीक है। लेकिन ये एटम टू एटम वेरी भी करता है, जैसे पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे उस बंदे की भूख सिर्फ 2 रोटी की थी, लेकिन कोई बंदा ऐसा भी तो होगा जो 4 रोटी भी खा सकता है, कोई बंदा ऐसा भी तो होगा जो 6 रोटी भी खा सकता है, 5 रोटी भी खा सकता है, जिसकी भूख होगी लाओ भैया 1 प्लेट बिरयानी के बाद दूसरा प्लेट बिरयानी भी खा सकता है। पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर सकता है। कोई 1 प्लेट बिरयानी में बस कर लेगा, कोई 2 प्लेट बिरयानी भी आराम से खा सकता है, कोई 1 रोटी खाता है तो कोई 2 रोटी भी खा सकता है, कोई 3 रोटी भी खा लेगा, कोई 4 रोटी भी खा लेगा। पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है भूख के हिसाब से। वैसे ही एलिमेंट में भी होता है। कुछ एलिमेंट निगेटिव चार्ज को बियर नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो अपने ऊपर निगेटिव चार्ज को बियर कर सकते हैं। ये सारा मामला इसी को लेकर के है कि कौन निगेटिव चार्ज को अपने ऊपर बियर कर सकता है। ये वाला जो पॉइंट मैं समझा रहा था वो यही था। इफ निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम देन स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, कुछ एटम ऐसे हैं जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज लगाओगे तो वो बियर कर लेगा। ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज लगाओगे बियर कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी टेंडेंसी है, वो उसकी टेंडेंसी है, उसका नेचर है निगेटिव चार्ज को अपने पास रखना, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑलरेडी ज्यादा है। उसका यही काम है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है भूख, उसी तरीके से एटम टू एटम, एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी कर रहा है निगेटिव चार्ज को रखना। बात यह है कि जो निगेटिव चार्ज को बियर कर सकेगा वो स्टेबल फील करेगा, ठीक है, और जो नहीं कर सकेगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसे आगे और अच्छे ढंग से हम लिख देंगे, लेकिन अभी इस पॉइंट पर बने रहिए। हमें माइनस आई लगाने से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा जिससे स्टेबल हो जाएगा, और प्लस आई लगाने से इलेक्ट्रॉन देगा जिससे वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। देखो भैया यहां तीनों प्लस आई लगे हुए हैं, तीनों प्लस आई लगे हुए हैं, तो प्लस आई तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ऑलरेडी निगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन दोगे, रिपल्शन अनस्टेबल। यहां कितने लगे हुए हैं? 2 प्लस आई लगे हुए हैं, यहां 2 प्लस आई लगे, और यहां कितना प्लस आई लगा है? 1 प्लस आई लगा है। ठीक है, यहां पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो टर्शरी सबसे अनस्टेबल हो जाएगा, सेकेंडरी भी अनस्टेबल होगा, उससे ज्यादा स्टेबल प्राइमरी, और सबसे ज्यादा स्टेबल मिथाइल वाला कार्बोनाइन होगा। तो कार्बोनाइन और कार्बोकेटाइन में उल्टा रिलेशन है यहां पर। ठीक है, कार्बोकेटाइन में टर्शरी सबसे स्टेबल था, कार्बोनाइन में टर्शरी अनस्टेबल है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ये डायरेक्ट आप याद रखेंगे, फॉर्मूला बना लिया जाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई स्टेबल करेगा, प्लस आई लगा होगा, इलेक्ट्रॉन दे करके अनस्टेबल उसे कर देगा। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई था एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। कार्बोनाइन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई है। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है, ठीक है, ये रिंग वाला क्वेश्चन। ठीक,
अब क्या है ये 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, आपको पता है जैसे जैसे रिंग साइज बढ़ेगा, रिंग साइज बढ़ने से क्या होता है, रिंग साइज बढ़ने से -i कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाती है। रिंग साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी। भैया जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज लगाओगे तो वो तो अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि रूल है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर निगेटिव चार्ज मोर स्टेबल। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होने का मतलब है -i कम, -i कम होने का मतलब है कार्बन आयन की स्टेबिलिटी भी कम हो रही है। तो ये 3 मेंबर वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब इनायन यहां पर समाप्त होता है। ठीक है, अभी इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, फिर पढ़ेंगे हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, देन एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, और फिर एल्कोहल्स के बारे में भी सीआई इफेक्ट में पढ़ेंगे। मैं आपको पूरे ऑर्गेनिक जो आपका पूरा 11th 12th मिला करके जो ऑर्गेनिक सिलेबस है, मैं एक एक पॉइंट पर आपको बता दूंगा, एक एक टॉपिक पर कहां कहां आई इफेक्ट यूज होता है, कहां कहां आई इफेक्ट लगाना है आपको। जैसे ही ये सब टॉपिक आएंगे तुरंत दिमाग में आना चाहिए, हाँ भैया यहां तो आई इफेक्ट लगेगा, किस रिएक्शन में काम आ रहा है वो रिएक्शन तक मैं आपको करा दूंगा इसी जीओसी के अंदर। ठीक है, तो पहले आई इफेक्ट कंप्लीट सीख लेंगे, फिर रेजोनेंस पढ़ लेंगे, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लेंगे, फिर सब मिला करके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए नीट विद्यालय के साथ, इस जीओसी के साथ। ऑर्गेनिक की जो हमारी जर्नी है बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आप जब पढ़ करके निकलेंगे यहां से ऑर्गेनिक तो आपको लगेगा कि वाकई हमारा कुछ कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ है, जिससे हम आपको एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस फील होने वाला है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी रखते हैं। बने रही नीट विद्यालय के साथ। नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा और लॉन्ग होता जा रहा है, तो लंबा होता जा रहा है। ठीक है, इसे हम लोग इसको एक और पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, देन एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ एंड एल्कोहल्स की रिएक्टिविटी, वो सब अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं।